Hi all, welcome to this another video on ASP.NET MVC.NET Framework सीरीज। तो ई कॉमर्स सीरीज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे DB इनिशियलाइजर क्या होता है और तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो DB इनिशियलाइजर जनरली काम आता है जब आपका कोई डेटा प्री डिफाइंड डेटा आपको डालना डेटाबेस में, डेटाबेस क्रिएट नहीं है, इन दैट के डेटाबेस क्रिएट होगा। तीन तरह के DB इनिशियलाइजर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो उसके बारे में जान लेते हैं कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। दूसरा हमारे पास होता है डॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस एंड डॉप क्रिएट डेटाबेस ऑलवेज। पहला वाला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डेटा मतलब जब कोई डेटाबेस नहीं है, बस हमको डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट करना है अगर डेटाबेस नहीं है। दूसरा वाला तब क्रिएट करते हैं जब हम लोग डॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस, मतलब जब भी कोई आपका मॉडल चेंज होगा, इन दैट केस मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, रिक्रिएट होगा, ड्रॉप एंड रिक्रिएट। एक नया फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं क्लास वाले। और ड्रॉप किए डेटाबेस ऑलवेज क्या होता है, हमेशा जब भी आप कुछ भी रन करेंगे डाटा उसको एप्लीकेशन को, वो आपका डेटाबेस ड्रॉप एंड क्रिएट करेगा। एप्लीकेशन DB इनिशियलाइजर नाम का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल सा एक क्लास है जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी क्लास है, इसको हम लोग पब्लिक डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक इनिशियलाइजर, ताकि बाकी क्लास भी इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसको हम लोग इनहेरिट कर लेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, यही इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट जो क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं। और इनहेरिट करने के लिए मैं कंट्रोल डॉट कर सकता हूँ, या फिर मेरा जो बाजू में एक बटन आ रहा है, उसको ऑप्शन आ रहा है, उसको मैं क्लिक कर दूँ। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और इसको मैं इसके अंदर में एक डायमंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। डायमंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे इसका मैं एप्लीकेशन जो मेरे एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट जो मेरी क्लास है उसका नाम मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट, ये हमारा क्लास का नाम है। अब एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट वाले क्लास में आते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। सेट का मतलब क्या ना, जब भी ये एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट यूज हो रहा है तो डाटाबेस डॉट सेट इनिशियलाइजर एक हमारा मेथड होता है। उसके अंदर में डायमंड ब्रैकेट के अंदर एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट जो हमारा क्लास है ऊपर जब देख पा रहे हैं, उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में न्यू न्यू एप्लीकेशन DB इनिशियलाइजर। ये कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा इफ यू कैन सी दिस इज द अदर क्लास दैट आई हैव क्रिएटेड इन द DB इनिशियलाइजर क्लास। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, और उसके बाद में पैरेंथेसिस, दो पैरेंथेसिस है, उसको मैं सिंपली बंद कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये मेरा DB इनिशियलाइजर सेट हो गया है। यहाँ पे ये तरीका होता है ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो .NET फ्रेमवर्क में ये तरीका होता है। .NET कोर में हैश डेटा होता है, उसके बारे में भी कवर करेंगे जब हम लोग MVC अप्रोच की ले रहे होंगे। यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे क्लिक किया, जनरेट ओवरराइड्स होगा एप्लीकेशन DB इनिशियलाइजर के साइड में। आप जब क्लिक करेंगे उस पर करके, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स आपको बताएंगे कि कौन से इनिशियलाइज करना है। तो मैं सीड एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट को कर रहा हूँ, आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो ये इतना हो गया। उसके बाद बेस डॉट सीड कंटेक्स्ट एक सैंपल दिया हुआ है, इसमें अपना अपना लिखेंगे, ऑब्वियसली आप अपने क्लास के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक मेथड बना देता हूँ, वाइड और सीड रोल्स। तो हम लोग यहाँ पे जनरली अभी क्या कर रहे हैं, रोल्स को सीड कर रहे हैं और यूजर को सीड कर रहे हैं। तो यही दो चीजें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप चाहे तो कोई एक कैटेगरी हो गया या प्रोडक्ट हो गया, उसको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर में एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट जो हमारा कंटेक्स्ट क्लास का नाम है, और उसके बाद कंटेक्स्ट पैरेंथेसिस खोल देते हैं। इसके अंदर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट करना होता है। जब भी कुछ मैं डालूंगा तो लिस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है। तो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं,
आइडेंटिटी रोल हमारा, इसको आइडेंटिटी रोल लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक कोई भी एक वेरिएबल काइंड ऑफ स्टफ, वेरिएबल नेम हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। आइडेंटिटी रोल, और उसके बाद आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा है, आप चाहे तो इस सजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने नाम हिसाब से कोई भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रोल्स इन ई कॉमर्स डाल रहा हूँ और फिर इक्वल टू कर देंगे। इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे ठीक है, रोल्स इन ई कॉमर्स इक्वल टू न्यू लिस्ट, हम लोग जैसे ये सिंपल एक कमांड होता है न्यू लिस्ट, और उसके बाद आइडेंटिटी रोल, पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए और सेमीकोलन डाल दीजिए, और ये कंट्रोल डॉट करके आप यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, ये यूजिंग ASP.NET, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET डॉट एंटिटी आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ही है। अब रोल्स वाला जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डॉट मेथड्स होते हैं, इसमें ऐड मेथड का इस्तेमाल करूंगा रोल डालने के लिए, और न्यू आइडेंटिटी रोल, और इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, नेम इक्वल टू मैं जैसे डाल सकता हूँ, नेम मेरे को डालना है एडमिन में, मैं 3 तरह का बनाऊंगा, एक तो एडमिन बनाऊंगा या मॉनिटर बनाऊंगा और यूजर, ये 3 चीजें होती हैं। आप चाहे तो सुपर एडमिन काइंड ऑफ स्टफ, और यू कैन से लाइक जो सिर्फ सुपर एडमिन क्या कर सकता है, कोई ऐसे एडमिन के वजह से उसको भी आप सुपर एडमिन को देना चाहते हैं, एडमिन को भी नहीं देना चाहते, दैट काइंड ऑफ स्टफ, अगर आप डिलीशन एडमिन डिलीशन काइंड ऑफ स्टफ, तो आप वो उसको भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 बना रहा हूँ, एडमिन, मॉनिटर एंड यूजर, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो इस तरह से आप जितने रोल्स चाहे उतना बना सकते हैं। अभी के लिए मैं 3 बना रहा हूँ तो मैं 3 ही बनाऊंगा, ठीक है। और जब आप ASP.NET कोर में काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपके पास हैश डेटा का ऑप्शन होता है, तो आप हैश डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें सीड इनिशियलाइजर, ये सीड रोल और ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। DB इनिशियलाइजर नहीं होता, हैश डेटा क्या उस इन दैट केस क्या होता है, आपके पास आपको आईडी होती है ना, आईडी हार्डकोर करनी पड़ती है यहाँ पे, और ये जनरली ये सीड मेथड जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोई भी एडमिन डेटा को डालने के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, इन दैट केस डाटाबेस नहीं है, तो आपको एडमिन तो चाहिए एडमिन के पेजेस को एक्सेस करने के लिए, तो आप पहली बार ये कर दिए, उसके बाद आपको एडमिन के पासवर्ड क्रेडेंशियल सबको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे वार रोल स्टोर इक्वल टू न्यू रोल स्टोर करेंगे, और उसके अंदर मैं डायमंड ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी रोल, और उसके अंदर फिर मैं बैक पैरेंथेसिस के अंदर कंटेक्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर वार रोल्स मैनेजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, इक्वल टू न्यू रोल्स मैनेजर करूंगा, न्यू रोल मैनेजर, और उसके अंदर आइडेंटिटी रोल, और फिर रोल स्टोर में पास कर दूंगा। रोल्स मैनेजर और आइडेंटिटी रोल, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रोल स्टोर। रोल स्टोर मैंने वेरिएबल ऊपर में डाला है, ठीक है। इसको भी मैं इनहेरिट कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET आइडेंटिटी, ठीक है। अब एक फॉर ईच लूप बना लेते हैं, उसमें मैं जितने भी हमारा जो ऐड किया है मैंने लिस्ट में, उसको मैं वहां से मैं ऐड कर दूंगा मेन डाटाबेस में। तो आइडेंटिटी रोल, फिर एक रोल नाम का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी रोल इन रोल्स इन ई कॉमर्स, जो मैंने ऊपर बनाया था जिसमें ऐड किया था डेटा, सारे डेटा को, तो उसको मैं वहाँ पे वो डाल दूंगा। उसके अंदर मैं फिर यहाँ पे एक चेक कर लूंगा कि रोल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है डाटाबेस में, तो उसके चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू डालेंगे, नॉट रोल्स मैनेजर डॉट रोल्स एग्जिस्ट, एक क्लास होती है, उसमें रोल्स डॉट नेम डाल दूंगा। मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं है रोल, अगर रोल एग्जिस्ट होगा तो इन दैट केस मेरे को कोई इशू आ सकती है, इसलिए मैं रोल डॉट नेम से, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं रोल डॉट नेम में मैं
चेक कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, अगर इसमें रोल्स नहीं क्रिएटेड है इन दैट केस वार नाम का एक वेरिएबल लूँगा, वार रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लूँगा इक्वल टू रोल्स मैनेजर जो हमारा चल रहा है, इफ से चेक किया रोल्स मैनेजर डॉट क्रिएट मेथड होता है, क्रिएट मेथड डॉट क्रिएट, और उसके अंदर मैं रोल को पास कर दूंगा। क्रिएट और उसके अंदर फिर मैं रोल को पास कर देता हूँ, रोज पास कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं एक इफ से चेक कर लूंगा रिजल्ट डॉट सक्सीडेड है कि नहीं, अगर रिजल्ट सक्सीडेड है इन दैट केस में उसको कंटिन्यू कर दूंगा। ये कंटिन्यू कीवर्ड होता है, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, इस सारे को सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है हमारे सी शार्प का बेसिक कोर्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बता देता हूँ मैं जल्दी से कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। ब्रेक कीवर्ड होता है कि जैसे मैं कोई लूप में चल रहा हूँ, i=1 में ब्रेक आ गया, उसमें इसमें ब्रेक का कीवर्ड काम कर गया, तो इन दैट केस वो 2 थर्ड में नहीं जाएगा। कंटिन्यू में क्या होता है, i=1 किया, i=1 में अगर कंटिन्यू चल गया तो i1 वाले को स्किप कर देगा और सेकंड एंड थर्ड बाकी वाले को काम करता रहेगा। तो डिफरेंस था कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड में बारे में। तो यहाँ से मैं इस तरह से मैं रोल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। अब रोल्स क्रिएट करने के बाद मेरे को यूजर्स भी क्रिएट करने हैं और उसको असाइन करने हैं। हाँ, तो मेरे को यूजर्स क्रिएट करने के लिए पब्लिक वाइड और एक यहाँ पे सीड यूजर्स नाम का मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सीड यूजर्स नाम का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर में एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, तो हमारे डीबी कंटेक्स्ट का नाम है, और फिर मैं कंटेक्स्ट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। वार यूजर स्टोर नाम का एक वेरिएबल डाला है इक्वल टू न्यू यूजर स्टोर, और फिर उसके अंदर में एप्लीकेशन यूजर जो हमारा क्लास, ये हमारा क्लास कहाँ पे, ये हमारा एंटिटीज में मैंने क्लास बनाई थी जिसमें मैं कुछ स्पेशल अपना नए फील्ड डाल सकता हूँ, जैसे कोई इमेज हो गया या फिर कोई कोई अदर फील्ड्स हो गए जो बाय डिफॉल्ट हमारे ASP.NET हमारे ऐप यूजर्स वाले क्लास टेबल्स में प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। वो सब चीज़ें डालने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगा और इसको मैं इनहेरिट कर दूंगा यूजिंग क्रॉस डॉट एंटिटीज में, ठीक है। और उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर कंटेक्स्ट पास कर दूंगा जो हमारा कंटेक्स्ट है। फिर वार कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर्स मैनेजर एक डिक्लेयर करूंगा मैं यहाँ पे। आवाज कर रहे हैं यार, इतना आवाज करते हैं साले। वार यूजर्स मैनेजर नाम का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इक्वल टू न्यू यूजर्स मैनेजर, और उसके अंदर मैं डायमंड ब्रैकेट के अंदर एप्लीकेशन यूजर डालूंगा और फिर उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर मैं यूजर स्टोर्स डालूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन यूजर जो हमारे क्लास है, एप्लीकेशन यूजर और उसके बाद एक नाम डालूंगा कोई भी एडमिन, कि मैं यहाँ पे एडमिन क्रिएट करूंगा, एडमिन इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन यूजर। ये सिंटैक्स होता है हमारे एप्लीकेशन कोई भी क्लास को रेफरेंस करने के लिए एक तरीका होता है एडमिन डॉट। अब इससे मेरे को सारे फील्ड्स मिल जाएंगे, तो एडमिन डॉट ईमेल करूँगा, ईमेल से मैं ईमेल डेटा को सेव कर सकता हूँ। ईमेल को मैं जैसे कोई भी ईमेल डाल दूँ, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली ईमेल को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। एडमिन के लिए तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, आप काम कर सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन काइंड ऑफ स्टफ, क्या ईमेल वेरीफाइड कर दे तभी आप उसको लॉग इन कर पाए, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बारे में ये आने वाले वीडियोस के अंदर।
हाँ, और फिर एडमिन डॉट यूजर नेम भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रख के एडमिन डॉट पासवर्ड का ऑप्शन ना करें। एडमिन डॉट पासवर्ड वाला जो होता है वो सही तरीका नहीं होता। आपको क्रिएट मेथड से आपको एड पासवर्ड पास करना पड़ता है, डायरेक्टली आप नहीं डाल सकते। ठीक है, अब इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल, इससे मैं चेक कर लेता हूँ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर ईमेल ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है, इन दैट केस मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मैं उसको क्रिएट करने के लिए दे दूंगा। उसके अंदर मैं क्या लूंगा, एडमिन डॉट ईमेल इक्वल टू नल चेक करूंगा अगर है कि नहीं, या फिर आप ऊपर जो आप मैंने रोज जिस तरह से चेक किया था नॉट इक्वल टू करके, उस तरह से भी कर दे सकते हैं। आपकी मर्जी है टोटली, आप दोनों ही से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इक्वल टू नल कर देते हैं और फिर उसके अंदर मैं आऊंगा वार रिजल्ट इक्वल टू यूजर यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर में एडमिन और यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर दूँ, एडमिन और एक पासवर्ड। पासवर्ड क्या, एक वेरिएबल मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पासवर्ड वेरिएबल इक्वल टू मैं उसमें पासवर्ड हार्ड कोड करूंगा यहाँ पे। क्या ये सही तरीका है? ये आप तरीका तभी काम करेगा जब आप कर सकते हैं बट आपको जब आप डिप्लॉय कर दे इस ऐप को तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी क्रेडेंशियल चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है इंडिविजुअल यूजर अकाउंट का, अल्टरनेटिव होता है एडी ऑथराइजेशन। पर वो अगर आपको पता है कि आपका सिर्फ एडी यूजर से यूज करेंगे, इन दैट केस आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। पर आप जनरली अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जैसे आपका इंडिविजुअल यूजर अकाउंट ही यूज होगा, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया या फिर कोई ऐसा अमेजोन जैसी साइट हो गई जिसमें आपका इंडिविजुअल यूजर अकाउंट यूज करना पड़ेगा, आपको बहुत मजबूरी है, इन दैट केस आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको बाद में जाके आपको एडमिन कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल एक क्लास होता है। ठीक है, एड टू रोल एक मेथड होता है, उसको डालेंगे और उसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, एक तो आईडी पास कर दूंगा और उसके बाद में एक रोल का नाम जो होता है वो मैं पास कर दूंगा। यहाँ पे हार्ड कोड कर देंगे रोल का नाम, जो ऊपर मैंने लिख के रखा है वही मैं इस्तेमाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप चाहे तो ऊपर से ला सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। आप सिंपल ही है कि आप यहाँ से हार्ड कोड कर दें, हार्ड कोड यहाँ पे सही तरीका है मेरे ख्याल से। तो तीनों ही जो हमारे रोल्स है उसको मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। अब जब आप इसको रन करेंगे पहली बार, अगर आपके पास डाटाबेस नहीं है, इन दैट केस डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अगर डाटाबेस है, इन दैट केस कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर हमारे जो पब्लिक ओवरराइड वाला मेथड है उसके अंदर मैं अपना सीड रोल्स और एक सीड यूजर्स, ये दो मेथड्स हैं, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखकर मैं हमने सीड रोल्स ऊपर कॉल किया, तो सबसे पहले रोल क्रिएट होगा, उसके बाद ही मैं यूजर क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा तरीका था जिसमें एप्लीकेशन डीबी इनिशियलाइजर का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया, कोई कुछ रोज और यूजर्स इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने। अब एक और चीज ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा एक रजिस्टर वाला जो हमारा क्लास है, जो हम लोगों का बाय डिफॉल्ट बन के आता है ASP.NET MVC में, .NET फ्रेमवर्क या .NET फ्रेमवर्क में। तो वहाँ पे जाके आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा मैं, रजिस्टर वाले जो है ना यहाँ पे मेथड, एक्शन मेथड, वहां पे जाइए। मैंने एक हार्ड कोड कर दिया, वार डिफॉल्ट रोल इक्वल टू यूजर, यहाँ पे रोल को यूजर कर दिया और मैं ऐड टू रोल सिंक भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इससे हमारा रोल्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आप चाहें तो एसिंक्रोनस वाले वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड से, मैंने एसिंक्रोनस मेथड इस्तेमाल किया, आपको चेंज करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हमारा एज्योर की सीरीज आने वाली है इस संडे से,
तो जाइए 2:30 PM को आपका एजोर की सीरीज आ जाएगी। 10 वीडियो ऑलरेडी शूट हो गए हैं, तो 10 हफ्ते तो आएगा ही आएगा। बाकी हमारे बाकी सीरीज चल रही है यूट्यूब कॉलम 2.0 में। हमारे फेसबुक पेज में भी सारी सीरीज चल रही है, तो CSS हो गया, एस्पिरेंट कोर पे हो गया, और हमारा ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है, और एजोर की सीरीज भी आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना एप्लीकेशन DB इंस्टाइजर क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ASP.NET फ्रेमवर्क में। बाकी हम सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया।